आप जान चुके होंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा द्वारा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की जानकारी शनिवार दिनांक 8 जनवरी 2022 को हम सभी को दे दी गई है। ये 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब। तो जैसे कि ये चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गए हैं इन 5 राज्यों में, तो इन 5 राज्यों में लगा दी गई है आदर्श आचार संहिता। तो आदर्श आचार संहिता क्या होती है, आज हम बात करेंगे इस पर। हाय एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस पर। हम ये भी जानेंगे कि आचार संहिता का उद्देश्य क्या है। तो जो आचार संहिता है, इसका प्रमुख उद्देश्य है निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना, आपसी मतभेद को टालना और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को कराना होता है। और इस आचार संहिता के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल, नेता अपने पद का, अपने जो उसका पद है उसका किसी भी तरीके से लाभ ना ले सके। इस प्रकार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उद्देश्य है कि चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराया जा सके। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये आचार संहिता होती क्या है। तो आपको ये बता दें कि जो चुनाव आचार संहिता है ये संविधान में लिखित नहीं है, जबकि यह एक प्रक्रिया का परिणाम है और इसका जो प्रवर्तन है वो चुनाव आयुक्त द्वारा किया जाता है। और चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत बहुत सारी बातें शामिल होती हैं। तो आज हम समझेंगे उन सभी बातों को एक एक करके। तो जब भी चुनाव होता है भारत में कहीं पे भी, तो एक आचार संहिता लगा दी जाती है। तो आचार संहिता को चुनाव आचार संहिता भी कहते हैं और बहुत लोगों को आचार संहिता की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो इसका उल्लंघन भी करते हैं। भारत में जब भी चुनाव होता है तो वहां पर आदर्श आचार संहिता लगा दी जाती है और जिसका पालन करना प्रत्येक उम्मीदवार को और जनता को, सभी को इसका पालन करना आवश्यक होता है। और ये आचार संहिता जैसे ही चुनाव की तारीख और उसके कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं, उसी के साथ ही आचार संहिता लगा दी जाती है और जब तक कि चुनाव के परिणाम नहीं आते हैं तब तक की यह आचार संहिता लागू रहती है। यानी कि ये सभी परिणाम अभी तक के 10 मार्च को आने वाले हैं, तो 10 मार्च तक की उत्तर प्रदेश और इन 5 राज्यों में आचार संहिता लगा दी गई है। और इस आचार संहिता लगने से जो राजनीतिक दल हैं और राजनेताओं को बहुत कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। और जब आचार संहिता लगती है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव के समय दंगे होना, झगड़े होना बहुत आम बात है, तो इस धारा लगने से इन सब चीजों पर भी नियंत्रण किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI आचार संहिता के नियमों का बहुत सख्ती से पालन कराता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उस क्षेत्र के अधिकारी को इसके प्रति कार्रवाई करने के आदेश देता है। इसके साथ ही जो चुनाव आयोग है कि चुनाव अच्छे से संपन्न हो सके, यह भी एक प्रमुख काम है। आपको ये पता होना चाहिए जो आचार संहिता है ये चुनावों का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। जो आचार संहिता है वो चुनाव समिति द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश होते हैं जिसका पालन करना सभी को आवश्यक होता है। सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना इनको अनिवार्य होता है। तो हम साधारणतः ये समझ सकते हैं कि आचार संहिता का अर्थ उन नियमों, उन कानूनों से है जिनका कि चुनाव के समय पालन करना प्रत्येक राजनीतिक पार्टी, राजनेताओं, उम्मीदवारों, प्रत्याशियों को करना आवश्यक होता है। और अब हम देखते हैं, सुनते हैं कि जब आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लगाई जाती है तब किस तरीके के नियम कानून राजनीतिक पार्टियों और राजनीतियों के ऊपर लगाए जाते हैं। नंबर 1, आचार संहिता लगने के बाद सबसे पहले तो किसी भी प्रकार के सरकारी धन का इस्तेमाल करना मना होता है। किसी भी प्रकार के सरकारी धन के प्रयोग पर रोक लगा दी जाती है, जिससे किसी भी राजनीतिक दल को या राजनेताओं को सरकारी धन का लाभ ना मिल सके। और चुनाव प्रचार के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और जो वोटर्स हैं, मतदाता है यानी कि हम लोग हैं, उनको आकर्षित करने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लुभावने वादे नहीं किए जा सकते हैं, ना ही कोई शिलान्यास और ना ही लोकार्पण किया जा सकता है। और पुलिस की अनुमति के बिना कोई भी रैली नहीं की जा सकती है। धर्म और जाति के नाम पर किसी भी प्रकार से वोट नहीं मांग सकते हैं। और सरकारी खर्चे से कोई भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता है जिससे किसी एक दल या किसी भी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचे। और इन राजनीतिक दलों के राजनेताओं के ऊपर, के उनके आचरण और कार्यकलापों के ऊपर नजर रखने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वह चुनाव आयोग पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। अब जो आम नियम है वह किसी भी प्रकार के जो धार्मिक स्थान है उनका प्रयोग चुनावी प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए। जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो आलोचना है
वह केवल कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित रहें, किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। और जो मतदाता है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी भी प्रकार का भ्रष्ट आचरण का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि रिश्वत देना, अपनी तरफ लुभाने के लिए किसी भी प्रकार की धमकी देना या परेशान करना या प्रलोभन देना, इस तरीके के आचरण नहीं होने चाहिए। और बिना किसी की अनुमति के उसकी जो दीवार है या उसकी जमीन है उस पर अपना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। किसी भी दल की सभा या कोई जुलूस हो रहा है उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। और राजनीतिक दल कोई भी ऐसी अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचे या आहत हो। अब जो राजनीतिक सभाओं से संबंधित जो नियम है वो ये है कि जिस जगह पे रैली या अपनी सभा करनी है वहां की परमिशन पुलिस से जरूर ले लें। और यदि उस सभा में लाउड स्पीकर, माइक इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है तो उसकी बिना परमिशन के वो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और अगर आपकी सभा में किसी भी प्रकार का विघ्न डाला जा रहा है तो उससे निपटने के लिए आप कानून अपने हाथ में ना लें बल्कि पुलिस को सूचना दें। और पुलिस का ये काम है कि वो कोशिश करेगी कि वह पूरा प्रयास करेगी कि जो आपकी सभा है वो शांतिपूर्वक हो सके। अब रैली के समय आपको किस तरीके के नियम कानून का पालन करना होगा, रैली कब शुरू हो रही है, किस रास्ते से जा रही है, कब खत्म हो रही है, इसकी पूरी सूचना आपको पुलिस को देनी होगी और परमिशन प्राप्त करनी होगी। रैली का आयोजन इस प्रकार से हो कि किसी भी प्रकार से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। यदि 2-3 राजनीतिक दल एक ही समय में और एक ही जगह अपनी रैली निकाल रहे हैं तो वो आपस में बात कर ले जिससे कि किसी की भी रैली में किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो। और रैली सड़क के दाईं तरफ से निकाली जाए और रैली में किसी भी प्रकार की हिंसक चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी ना किया जाए। अब जो आचार संहिता के समय जो मतदान से रिलेटेड जो नियम कानून है वो है, जो किसी पार्टी के आपके जो अधिकृत कार्यकर्ता हैं उनको आप अपना बैच या बिल्ला दे सकते हैं। और जो मतदाताओं को जो पर्ची दी जा रही है वो सादे कागज में होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का पार्टी का चिन्ह या कोई भी पार्टी के प्रचार प्रसार व प्रलोभन देने वाली कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। खासकर जो इलेक्शन का दिन है, जिस दिन वोटिंग होनी है या उससे पहले 24 घंटे के पहले किसी भी प्रकार का रिश्वत का वितरण बिल्कुल भी ना किया जाए। साधारण कैंप होने चाहिए। और यदि जिस दिन इलेक्शन है और आपका वाहन चल रहा है तो उसके लिए परमिट पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। अब जो पार्टी सत्ता में है उसके लिए भी कुछ नियम है। नंबर 1, जो उस पार्टी के जो मंत्री हैं उनका किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार में उनकी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही उनको जोड़ना चाहिए। पार्टी के प्रचार के दौरान वो इस तरीके की सरकारी मशीनरी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी प्रकार की सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि सभा स्थल पर किसी भी प्रकार का हेलीपैड या इस तरीके का आयोजन होना है तो वह किसी सत्ताधारी पार्टी के लिए ना होकर उन सभी पार्टी के लिए होगा जो कि उस स्थान पर सभा करना चाहती हूँ। जो विश्राम गृह है, डाक बंगले हैं या सरकारी गृह हैं, उसमें किसी सत्ताधारी पार्टी का एकाधिकार नहीं होगा बल्कि सभी पार्टी को नियमानुसार उसका आवंटन होगा और कोई भी पार्टी इन जगहों को अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो ये थे कुछ नियम जो जब आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान लगती है तो इस तरीके के नियम का फॉलो करना सभी राजनीतिक पार्टी, राजनेताओं और प्रत्याशियों और मतदाताओं को करना जरूरी होता है, जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से चुनाव करा सके। और दोस्तों, इस बार तो चुनाव में हम सभी को अपना ध्यान रखना है क्योंकि कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। हम लोग भी अपना ध्यान रखें, भीड़ भाड़ ना करें, मास्क लगा के अपना वोट डालने जाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। और ये बात मैं जरूर बता दूं कि अभी 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की रैली या बड़ी सभा की अनुमति नहीं मिली है, वर्चुअल सभा की अनुमति मिली है। 15 जनवरी के बाद समीक्षा करी जाएगी कि कोविड की स्थिति क्या है, उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रचार प्रसार के लिए और भी रास्ते बताए जाएंगे। लेकिन अभी 15 जनवरी तक इस प्रकार की सभाओं की और बड़ी रैलियों पर पाबंदी है। केवल 5 लोग ही प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकल सकते हैं और वर्चुअल रैली की ही अनुमति है। तो उम्मीद है आज का मेरा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।